लास्ट क्लास में हमने हाइड्राइड्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, हाइड्राइड्स के बारे में। ठीक है, हाइड्राइड्स क्या होते हैं? हाइड्रोजन के मेटल एंड नॉन मेटल के साथ जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं वो हाइड्राइड्स होते हैं। हाइड्राइड्स को हम उनकी बॉन्डिंग के बेसिस पे, उनके बिहेवियर के बेसिस पे 3 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। 3 कैटेगरी में हम हाइड्राइड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहला टाइप होता है आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड। क्या होते हैं? आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड, है ना। कल पढ़े थे हमने, एस ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, फिर या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। ठीक है, तो पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं एक्सेप्ट नोबल गैसेस वो कोवलेंट हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, कोवलेंट हाइड्राइड को भी हम उनकी जो स्ट्रक्चर के बेसिस पे है ना, जितने उनकी जो आउटर मोस्ट में जो शेयर करके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बेसिस पे हम उनको 3 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, वो हाइड्राइड्स जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं वो 13th ग्रुप के हाइड्राइड होते हैं। 13th ग्रुप में जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, है ना। इनके आप हाइड्राइड्स की बात करोगे तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। सेंटर एटम का ऑक्टेट कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, उनके पास 6 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड होंगे। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड की बात करें तो जो 14th ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, जिसमें कार्बन फैमिली होती है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है, इनमें ऑक्टेट भी कंप्लीट होता है और कोई भी इलेक्ट्रॉन है एज ए लोन पेयर वगैरह नहीं रहता। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन है वो काम आ जाते हैं। ठीक है, तो सारे बॉन्ड बनाने में काम आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होते हैं, चाहे CH4 हो चाहे SiH4 हो। ठीक है, और इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड होते हैं वो 15, 16, 17 ग्रुप के हाइड्राइड होते हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। इनकी आप यदि आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो इनमें है ना लोन पेयर होगा। ठीक है, कईयों में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब डिपेंड करता है। ठीक है, जो भी है, तो ये लुईस बेस की तरह भी काम कर सकते हैं। ठीक है, यदि लोन पेयर है वो प्रोवाइड करे बॉन्ड बनाने के लिए तो ये लुईस बेस की तरह काम भी कर सकते हैं। उसके बाद हम थर्ड कैटेगरी आज डिस्कस करेंगे, दैट इज द मेटेलिक मेटेलिक या इंटरस्टिशियल या फिर नॉन स्टोक्योमेट्रिक भी बोलते हैं हम इनको। क्या बोलते हैं? नॉन स्टोक्योमेट्रिक हाइड्राइड। ठीक है, देखो पता करते हैं कि इंटरस्टिशियल क्या होता है, नॉन स्टोक्योमेट्रिक क्या होता है। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस टाइप के जो हाइड्राइड होते हैं, मतलब जो थर्ड कैटेगरी के जो हाइड्राइड होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में जो डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो फॉर्म करते हैं। कौन फॉर्म करते हैं? डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। ठीक है, वो इस तरह के हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, डी ब्लॉक की मेटल है या जो एफ ब्लॉक की मेटल है उनमें मेटेलिक बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि उनके पास डी में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में भी होते हैं और एस में भी होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है वो लेटिस बनाते हैं। ठीक है, मेटेलिक बॉन्डिंग के थ्रू उसमें एटम इस तरह से क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, मेटल में। ठीक है, ये मेटल लेटिस है। ठीक है, मेटल लेटिस मतलब एटम एटम आपस में क्लोज आके एक लेटिस स्ट्रक्चर बना रहे हैं, डेफिनेट ज्योमेट्री बना रहे हैं। ठीक है, ये मेटल लेटिस है। ठीक है, अब देखो जो ये वेकेंट स्पेस होता है, जो खाली जगह होती है, ठीक है, जो ये वेकेंट स्पेस होता है आप देख सकते हो, ये जो वेकेंट स्पेस होता है, ठीक है, इसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस भी बोलते हैं। कई बार इसको वॉइड स्पेस भी बोला जा सकता है, वॉइड स्पेस। ठीक है, तो होता क्या है, जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, जो खाली जगह होती है एटम्स के बीच में, ठीक है, वहां पे क्या होता है, आपका जो हाइड्रोजन होता है वो ऑक्यूपाई हो जाता है। हाइड्रोजन क्या होता है? छोटा एटम होता है, तो हाइड्रोजन क्या होता है
यहाँ पे ऑक्यूपाई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम क्या हो जाते हैं, ऑक्यूपाई हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ऑक्यूपाई हो जाते हैं, ठीक है। तो मेटल लेटिस के बीच में हाइड्रोजन एटम क्या हो जाते हैं, ऑक्यूपाई हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह के जो हाइड्राइड्स बनते हैं, ठीक है, वो नॉन स्टोक्योमेट्रिक होते हैं। नॉन स्टोक्योमेट्रिक का मतलब होता है जिनमें दो एलिमेंट का रेशियो फिक्स नहीं हो। जैसे मान लो एग्जांपल, मैंने वाटर की बात की, ठीक है, किसकी बात की, वाटर की बात की। तो ये भी एक हाइड्राइड है, इसमें हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 1, ये 2:1 रेशियो में है। कौन से रेशियो में है, 2:1 रेशियो में है। बट यहाँ पे फिक्स कंपोजिशन नहीं होता, ठीक है, फ्रैक्शन में होता है। एग्जाम्पल, जैसे मैं मेटेलिक हाइड्राइड की बात करूं, तो इसके एग्जाम्पल है La, लेंथेनम का हाइड्राइड है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2.87 होते हैं, ठीक है। लेंथम यहाँ पे 1 होता है लेंथेनम, और हाइड्रोजन का जो रेशियो होता है वो 2.87 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेशियो है ये फिक्स नहीं है, ठीक है। ये क्या है, नॉन स्टोक्योमेट्रिक है। जिसमें स्टोक्योमेट्रिक फिक्स होती है, ठीक है, वो स्टोक्योमेट्रिक हाइड्राइड होते हैं। जितने भी बाकी हाइड्राइड है ना, आयनिक है, कोवलेंट है, ये सारे सारे स्टोक्योमेट्रिक हाइड्राइड है। बट आपके मेटेलिक हाइड्राइड है वो नॉन स्टोक्योमेट्रिक है। यहाँ पे जो कंपोजिशन है वो फिक्स नहीं है या फ्रैक्शन है, मतलब है ना, कहीं में फिक्स भी नहीं होता, वेरी भी करता है ना, और फ्रैक्शन की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, एक इंटीजर वैल्यू नहीं है ना। और भी हाइड्राइड की बात करूं, जैसे पैलेडियम का हाइड्राइड बनते हैं, उसमें हाइड्रोजन है वो 0.6 से लेके 0.8 तक ऑक्यूपाई होती है, ठीक है। इस तरह के हाइड्राइड बनते हैं ना। तो PDH 0.6 भी बनता है, PDH 0.7 भी बनता है, ठीक है। तो ये नॉन स्टोक्योमेट्रिक होते हैं, है ना। तो D एंड F ब्लॉक के जो हाइड्राइड होंगे वो नॉन स्टोक्योमेट्रिक होंगे। इनको मेटेलिक क्यों बोला जाता है, बिकॉज ये मेटल लेटिस जो बना है, ठीक है, उसके बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्यूपाई होता है, ठीक है। तो इनका बिहेवियर मेटल के जैसा ही होता है, ठीक है। इसलिए इनको हम मेटेलिक हाइड्राइड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। समझ गए ना, मेटेलिक हाइड्राइड या नॉन स्टोक्योमेट्रिक हाइड्राइड क्या होते हैं, या फिर इंटरस्टिशियल हाइड्राइड क्या होते हैं, इनका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। ओके, अब इसमें कुछ और चीज की भी बात करते हैं। डी ब्लॉक या ए ब्लॉक है आपका, उसमें कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं, जैसे 7th ग्रुप, 8th ग्रुप और 9th ग्रुप, ये हाइड्राइड नहीं बनाते। क्या नहीं बनाते, हाइड्राइड का फॉर्मेशन नहीं करते। इसलिए, ठीक है, एक्चुअली में इसको हाइड्राइड गैप के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं हम इसको, हाइड्राइड गैप, मतलब एक तरह से गैप आ गया, है ना। मतलब एस ब्लॉक के 1 से लेके 2 तक हो गए, पी ब्लॉक के 13 से लेके 18 तक हो गए, ठीक है। सॉरी, पी ब्लॉक के 13 से लेके 18 तक हो गया ना, 18 तो चलो मनाता नहीं है। और डी एंड एफ ब्लॉक का जो ग्रुप देखे हम, वो 3rd ग्रुप से लेके 12 तक है, ठीक है। उसमें 7th 8th 9th, ठीक है, ये ग्रुप हाइड्राइड नहीं बनाते। इसका रीजन ये है कि उनकी जो वेकेंट स्पेस होते हैं वहाँ पे कुछ ज्यादा ही होते हैं, तो हाइड्रोजन एटम यहाँ पे ऑक्यूपाई नहीं कर पाता, वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। वहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं हो पाता, ठीक है, इसके हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप 7 8 और 9 है वो हाइड्राइड नहीं फॉर्मेशन करते, इसको हम हाइड्राइड गैप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ग्रुप 6 की बात करें, यदि मैं ग्रुप 6 की बात करूं, तो उसमें भी हाइड्राइड नहीं बनती, सिर्फ क्रोमियम बनाता है CrH, है ना, जो क्या आता है, स्टोक्योमेट्रिक होता है, ठीक है। क्रोमियम का हाइड्राइड है वो स्टोक्योमेट्रिक है, यहाँ क्रोमियम 1 है और हाइड्रोजन भी 1 है, ठीक है। तो ग्रुप 6 के भी हाइड्राइड नहीं बनते, बट हाइड्राइड गैप में सिर्फ 7 8 9 की आएंगे, ठीक है, बिकॉज 6 ग्रुप में आपका क्रोमियम हाइड्राइड बना लेता है, ठीक है। तो हाइड्राइड गैप क्या है, कभी भी एग्जाम में से ऑप्शन में आ जाए तो क्या होता है, ग्रुप 7 8 और 9 के एलिमेंट है वो हाइड्राइड का फॉर्मेशन नहीं करते, इसलिए इसको हाइड्राइड गैप के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, देखो और भी इसमें कुछ चीजें की। एक है ना, आपने देखा होगा कि जो डी ब्लॉक की मेटल है वो कैटलिस्ट की तरह बहुत ज्यादा यूज होती है। निकल है, प्लेटिनम है, प्लेडियम है, ठीक है, ठीक है। इसका क्या रीजन होता है बताओ, कैटलिस्ट की तरह बहुत ज्यादा यूज करते हैं डी ब्लॉक के मेटल को, ठीक है। जैसे वेजिटेबल ऑयल वाला हमने पढ़ा था, वेजिटेबल ऑयल प्लस H2, निकल कैटलिस्ट था, और वेजिटेबल घी बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे निकल कैटलिस्ट यूज होता है, ठीक है। कई जगह प्लेटिनम यूज होता है, ठीक है। मतलब हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में भी कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसका क्या रीजन देखो, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। देखो, जो डी ब्लॉक की मेटल होती है ना, उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, ठीक है। उनका क्या होता है, सरफेस एरिया ज्यादा होता है ना। कैटलिस्ट तो चलो रिएक्शन की स्पीड को कम ज्यादा करते हैं, वो तो आपको पता ही है ना। तो होता क्या है, इनकी सरफेस पे जो हाइड्रोजन गैस है, जो हाइड्रोजन गैस है, उनके क्या होता है, एड्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, एड्जॉर्प्शन होता है,
एनसीईआरटी में एब्जॉर्प्शन लिखा हुआ गया है जो सही नहीं है एक्चुअली में, ठीक है, सही वर्ड ये होता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एनसीईआरटी में एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, तो उसका ध्यान रखना क्योंकि +2 की एनसीईआरटी में ना उसी चीज को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो वो गलती से मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक है, बी की जगह डी लग गया, देखो दोनों वर्ड अलग अलग है, तो एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या होता है, क्या क्या डिफरेंस होता है इनमें, जानते हो? एक होता है एब्जॉर्प्शन ए बी, एक होता है ए डी एब्जॉर्प्शन, दोनों में क्या डिफरेंस है बेसिकली? दोनों एक ही चीज है, ये अलग है दोनों का मीनिंग? एड्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस होता है? देखो जो भी है, चलो बात कर लेते, थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। आपने देखा होगा आप जब भी नए शूज वगैरह लाते हो या कोई डिब्बाबंद हम मटेरियल कुछ भी परचेज करते हैं, ठीक है, जैसे शूज हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, ठीक है, उसमें आपने एक पुड़िया देखी होगी छोटी सी साइड में आती है, उसमें दाने से आते हैं, क्या होता है वो? हम्म एक पुड़िया सी होती है ना, क्या होती है? कपूर, तानसेन की पुड़िया होती है क्या वो? कई बोलते हैं पॉइजन होता है, बिल्कुल। वो वहां पे क्या करता है, कुछ सांप वाप काट सकता है क्या जूते को? शूज को सांप काट लेता है, इसलिए पॉइजन रखते हैं। देखो जो पुड़िया होती है ना, उसमें क्या होता है, सिलिका जेल होती है, क्या होती है? सिलिका जेल, है ना, उसके दाने होते हैं, ठीक है, बीड होते हैं। तो सिलिका जेल क्या करती है, जब भी आपका शूज मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ रहा हो, किसके कांटेक्ट में आ रहा हो? मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ रहा हो, ठीक है, कहीं से भी मॉइस्चर आ रही हो, जैसे मतलब बारिश के दिनों में मॉइस्चर आ जाती है, ठीक है, तो मॉइस्चर को क्या करता है, खुद एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे आपका शूज है, जो भी आपकी जो कोई भी और जो मटेरियल आपका वो वेस्ट नहीं हो, ठीक है, उसको बचाता है, ठीक है, तो ये क्या करती है, जो भी मॉइस्चर है उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो ये तो होगी मतलब उस चीज की बात, है ना। अब दोनों में फर्क क्या है, एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है एड्जॉर्प्शन। ध्यान देना, इफ एंड इफ, यदि कोई गैस या मॉइस्चर कुछ भी वो ओनली एंड ओनली सरफेस तक मतलब एड्जॉर्ब होती है, मतलब ओनली सरफेस पे आती है, ठीक है, जैसे मान लो ये अपना पेपर है, ठीक है, अब इसकी सरफेस तक ही कोई चीज एड्जॉर्ब हो, ठीक है, वो क्या है, एड्जॉर्प्शन है ना। कोई भी चीज है वो सरफेस पे ऑक्यूपाई होती है, वो होती है एड्जॉर्प्शन, है ना। और बल्क तक ऑक्यूपाई होती है, मतलब अंदर तक ऑक्यूपाई होती है, जैसे मान लो ये मेरी कॉपी के पेज है ना, यदि इन सारे पेजेज में ऑक्यूपाई हो जाती है, मान लो यहाँ पे मैं गैस डालूं, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, यदि वो ओनली ओनली सरफेस तक ही ऑक्यूपाई होती है, ओनली सरफेस के अंदर ही ऑक्यूपाई होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एड्जॉर्प्शन। और जितने भी सारे पेजेज है उन सारों में ऑक्यूपाई हो जाती है, उसको हम अब्जॉर्प्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ध्यान देना, जैसे मान लो अपने कपड़ा होता है, ठीक है, उसको हम पानी में डालते हैं तो ये पूरा का पूरा भीग जाता है, वो क्या है, एब्जॉर्प्शन है उसका, ना सोख रहा है कोई चीज, है ना, तो एब्जॉर्प्शन है ना, पूरा एकदम पूरा ये गीला हो जाए मान लो, है ना। वैसे ही यदि ओनली सरफेस तक ही लिमिटेड हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एड्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। हाँ, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे स्कूल में हम चौक यूज करते हैं ना, चौक को आप इंक में डाल दो, इसमें डाल दो, इंक में। आपने देखा होगा, आप चौक को तोड़ के देखो, क्या सारी इंक चौक के अंदर तक जाती है? नहीं जाती ना, ओनली सरफेस तक ही रहती है, ठीक है। तो इंक का क्या होता है वहां पे, एड्जॉर्प्शन, ठीक है। और इंक के अंदर जो सॉल्वेंट होता है, ठीक है, वो अंदर तक चला जाता है, ठीक है ना, वो गिली गिली सी हो जाती है थोड़ी, वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। उस चीज को ऐसे देख सकते हैं। फिलहाल आप इसका हम डिटेल में यूज आगे करेंगे, है ना, अपने आगे वाले चैप्टरों में, ठीक है। +2 में आता है सरफेस केमिस्ट्री, एक अलग से चैप्टर है, उसमें बात करेंगे, ठीक है। हाँ, तो ध्यान दो, जो भी डी ब्लॉक की मेटल है, ठीक है, प्लेटिनम है या पैलेडियम है, ये क्या करती है, अपनी सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन गैस को क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है, ठीक है। मतलब आप हाइड्रोजन गैस का स्टोरेज कर सकते हो उनकी सरफेस के ऊपर, ठीक है। इसको हम स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन, स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्लेटिनम है, पैलेडियम है, ठीक है, ये हाइड्रोजन का क्या कर सकती है, एब्जॉर्प्शन कर सकती है।
हाँ, सिलिका जेल का एड्जॉर्प्शन होता है ना, सिलिका जेल है वो एड्जॉर्प्शन करती है मॉइस्चर का, एडी वाला एड्जॉर्प्शन। अब बात करते हैं, देखो ये तो हमारा जो मेटेलिक हाइड्राइड है, ठीक है। हाँ, क्ले को आप क्ले एब्जॉर्प्शन करती है, ठीक है। मिट्टी है वो पानी का एब्जॉर्प्शन करेगी, वो एड्जॉर्प्शन नहीं करेगी, ठीक है ना। आप जो भी मिट्टी है वो पानी अंदर तक चला जाएगा, ऑब्जॉर्प्शन है, मतलब बल्क तक जाता है, सीधी सीधी बात है। मान लो ये कॉपी है, ठीक है। यदि इसकी सरफेस पे तक की कोई चीज ऑक्यूपाई होती है, ओनली एंड ओनली सरफेस तक ही लिमिटेड है, उसको हम एड्जॉर्प्शन बोलते हैं। और उसके सारे पेजेज में यदि ऑक्यूपाई हो जाती है ना, उसके सारे पेजेज में यदि ऑक्यूपाई हो जाती है तो उसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। बस समझ गए मेरी बात, ठीक है। आपको थोड़ा मीनिंग ध्यान में रखना है ना। तो हम क्या करते हैं, प्लेटिनम और जो प्लेडियम है, ठीक है, वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन का स्टोरेज करने के काम आते हैं, ठीक है। ये हाइड्राइड्स की बात, ठीक है। अब हम देखो आगे बात करते हैं, है ना। अपना जो नेक्स्ट पार्ट है इस चैप्टर के, बाद 3 पार्ट में पढ़ते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन के बारे में पढ़ते हैं, हाइड्रोजन बनाने की मेथड है, ठीक है। और हाइड्राइड्स पढ़ लिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में, है ना। हाइड्राइड्स तो पढ़ लिया, हाइड्रोजन के कंपाउंड। अब वाटर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वाटर वाले पार्ट का है वो आपको एनसीईआरटी का स्टडी कर लो सारा का सारा। वैसे तो पूरा चैप्टर एनसीईआरटी से देखना है, हम देख रहे हैं। मुझे इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें थी वो मैंने आपको नोट करवा दी, ठीक है। वाटर वाले में आपको पूरी चीजें एनसीईआरटी से समझनी है, ठीक है। एनसीईआरटी में जो लिखा है वो ध्यान में रखना है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मैं कुछ अवेलेबल कराऊंगा, कुछ नोट्स वगैरह, ठीक है, और मतलब बना के। तो वाटर को हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन मतलब एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे, ठीक है। और आप इसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो बार बार उसी चीज को कॉपी में लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना, नॉट रिक्वायर्ड। बस आप वहां से एक बार स्टडी कर लो और आपको नॉर्मल सी चीज है वो सारी आपके माइंड में आ जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाटर के बारे में, ठीक है। ये भी हाइड्रोजन का क्या है, एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। वाटर है वो हाइड्रोजन का एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है। और इसके बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, क्या क्या इसके यूजेज है, ठीक है ना। क्या क्या हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो जान सकते हैं इस चैप्टर में वो हमें यहाँ पे जानना है। ध्यान दो, सबसे पहले तो आपको पता ही है सब लोगों को, स्क्रीन तो दिख रही है ना सबको, सबको स्क्रीन दिख रही है ना। ओके, ठीक है। चलो देखो, वाटर है, वाटर देखो ऊपर ऊपर जो भी लिखा हुआ है, वाटर ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा वाटर होता है, आपको पता है बिल्कुल, है ना। 65% होता है, बाकी प्लांट्स में कहीं में 95% वाटर होता है। तो वाटर है वो एक तरह से यूनिवर्सल सोलवेंट होता है। क्या होता है, यूनिवर्सल सोलवेंट, ठीक है। कोई भी चीज है वो वाटर में डिजोल्व होती है लगभग सारी, है ना। तो सबसे ज्यादा सोलवेंट यदि कोई अर्थ पे होता है तो वो वाटर ही होता है ना। आप जानते हो, रिवर में है, सी में है, ठीक है ना, पॉन्ड में है ना। वाटर है, उसके बहुत ज्यादा यूज है ना। और ये एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड है हाइड्रोजन का, ठीक है। तो वाटर का अबंडेंस आपको पता ही है ना। ओशियंस में 97.33% वाटर है, ठीक है, बिल्कुल, है ना। सबसे ज्यादा ओशियन में प्रेजेंट है वाटर, ठीक है, जो कि हम पीने के लिए काम में नहीं लेते, ठीक है। पीने का वाला पानी या तो रिवर से बात करें या फिर नीचे से ग्राउंड वाटर हम लेते हैं यूज, ठीक है, या फिर बारिश का पानी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें ना आपको बस ध्यान में रखनी है, एक जनरल चीज है ना। इसमें कोई एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन नहीं फ्रेम होता है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल सी चीज है। हम्म। हाँ, कौन था ये, आदित्य? PE 131, PE 131। हाँ, रवनीत कौर। आप जा सकते हो एकेडमी से, आपको कॉल आ जाएगा, ठीक है। आउट। बोलो। रवनीत नहीं है, खुशवीर था सर, खुशवीर। खुशवीर था, खुशवीर था। खुशवीर कौर।
नहीं ब्रह्मनीत तुम नहीं, नेक्स्ट कुशवीर। स्क्रीन पे आपको लिखने की क्या जरूरत है? कुशवीर। अब वाटर की देखो, हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, वाटर होता है वो कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, ठीक है, इसका कोई टेस्ट भी नहीं होता, ठीक है, वाटर का कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, ठीक है। और वाटर में आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे होती है ना, यदि दो वाटर के मॉलिक्यूल है तो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए क्या एसेंशियल कंडीशन होती है? आपका हाइड्रोजन एटम किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, या नाइट्रोजन से कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो फिर वो किसी दूसरे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से क्या कर सकता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है, डैश डैश से बॉन्डिंग करता है ना, आपको पता है, मैंने पढ़ाया था हाइड्रोजन बॉन्ड। टेस्ट नहीं होता ना वाटर का, क्या टेस्ट होता है, मीठा थोड़ी होता है वाटर, ठीक है, उसको टेस्ट डैश ही बोलेंगे ना, ठीक है। एक तो आपका नॉर्मल वाटर हो गया, ठीक है, एक होता है हेवी वाटर। क्या होता है हेवी वाटर? हेवी वाटर होता है D2O, है ना। हेवी वाटर क्या होता है? D2O। इसको हेवी वाटर क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसका जो मोलर मास होता है वो क्या होता है? मोर होता है ना। वाटर का जो मोलर मास होता है वो 18 ग्राम होता है ना, और D2O का जो मोलर मास होता है वो 20 ग्राम होता है, ठीक है। और मोस्टली जो अर्थ पे जो वाटर प्रेजेंट है वो नॉर्मल वाटर ही होता है। जो हेवी वाटर होता है उसको हम लेबोरेटरी में बनाते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि ड्यूटेरियम का तो अबंडेंस ही बहुत कम है, ठीक है, तो उसको हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। तो देखो, मैं H2 और D2 की जो प्रॉपर्टी है, कुछ जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी है, उनकी बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आपको रट्टा नहीं मारनी कोई भी, ठीक है, कोई भी डाटा है उसे रटना नहीं है, जिसपे मैं स्ट्रेस दूं उसका ध्यान रखना सबसे ज्यादा, ठीक है। तो मोलर मास H2O का 18 ग्राम होता है, D2O का 20 ग्राम होता है ना। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 273 केल्विन होता है, जबकि D2O का 276 होता है ना। D2O में थोड़ी सी इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होती है, जरा होती है ना, वो बड़ा होता है, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट है नॉर्मल का 373 है, और D2O का 374 है, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत स्लाइटली हाई है, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आप जानते ही हो, आपने थर्मोकेमिस्ट्री या जो भी पढ़ा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती क्या है, ठीक है। तो वैल्यू अभी भी किसी की कोई याद नहीं करनी है आपको, ठीक है। ध्यान दो, एक वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है, टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी, ठीक है। वाटर की जो डेंसिटी होती है, ठीक है, वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे हाईएस्ट होती है। कितनी डिग्री पे हाईएस्ट होती है? 4 डिग्री पे हाईएस्ट होती है, ठीक है। केल्विन में चेंज करोगे ना तो ये लगभग 277 के आसपास आएगी। मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था कि वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही क्यों हाईएस्ट होती है, और आइस सब वाटर पे क्यों फ्लोट करती है, ठीक है। इस सब के रीजन हमने केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस किए थे, ठीक है। आइस में क्या होता है? आइस में जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं आपस में क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसमें होल ज्यादा रह जाते हैं, मतलब गैप ज्यादा रह जाता है, उसकी वजह से उसका वॉल्यूम ज्यादा हाई होता है ना, और डेंसिटी आइस की है वो वाटर से कम होती है, ठीक है। यदि मैं हेवी वाटर की डेंसिटी की बात करूं, इसकी हेवी वाटर की, तो वो डेंसिटी होती है मतलब 11 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम होती है। नॉर्मल वाटर की डेंसिटी है वो 4 डिग्री पे मैक्सिमम होती है, और हेवी वाटर की डेंसिटी है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम होती है ना। केल्विन में आप जो भी है इसमें डाटा गिवन है तो ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको पूछा जा सकता है कि नॉर्मल वाटर की डेंसिटी किस टेम्परेचर पे हाई होती है और हेवी वाटर की किस टेम्परेचर पे हाई होती है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद विस्कोसिटी क्या होती है ना। विस्कोसिटी देखो क्या होती है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी होती है, कोई भी फ्लूइड है ना, फ्लूइड है उसमें फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, तो फ्लूइड की जो लेयर्स होती है ना, उनके बीच में जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, उसको हम विस्कोसिटी नाम देते हैं, है ना। जैसे मान लो एक ग्लास में आपके पास हनी है, एक ग्लास में आपके पास वाटर है, आप उसको ऊपर से नीचे गिराओगे तो बताओ जल्दी कौन नीचे गिरेगा, मतलब किसकी फ्लो करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, ठीक है, बताओ। वाटर की, है ना, क्योंकि वाटर में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होते हैं, हनी से क्या होते हैं,
वीक होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें जो फ्लो करने की टेंडेंसी है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। इस तरह से हम देख सकते हैं विस्कोसिटी को, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको कोई भी याद नहीं करनी, बस मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे चीजें बता रहा हूँ। ऐसे नहीं एग्जाम में विस्कोसिटी की वैल्यू पूछेंगे, नहीं याद करनी, ठीक है। ये इम्पॉसिबल, आप याद ही नहीं कर सकते, ठीक है। करोगे तो भूल जाओगे, है ना, आज याद करोगे कल भूल जाओगे, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको कोई भी याद नहीं करनी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो वाटर का कितना होता है, 78 के आसपास होता है, कई बुक्स में 80 लेते हैं, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, मैंने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके बारे में बताता है, सॉल्वेंट की वो कैपेसिटी जिससे वो क्या करता है, एक आयनिक कंपाउंड के लेटिस को ब्रेक करके, है ना, उनके बीच जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। वाटर का इलेक्ट्रोस्टैटिक जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो ज्यादा होता है, तो आयनिक कंपाउंड है वो सबसे ज्यादा वाटर में सोल्यूबल होते हैं। जिस सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा, आयनिक कंपाउंड की सोल्युबिलिटी उसमें उतनी ज्यादा होगी। ध्यान रखना, वाटर का क्या होता है, मैक्सिमम होता है, हेवी वाटर का थोड़ा सा कम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कुछ पॉइंट्स में फर्क होता है, ज्यादा नहीं, ठीक है। विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी होती है मतलब एक तरह से मान लो आप गाढ़ापन कह सकते हो, ठीक है, सीधी सीधी बात है। जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होंगे जिस लिक्विड में, है ना, उसकी विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स जितने ज्यादा होंगे, ठीक है, वो लिक्विड इजीली नहीं फ्लो कर सकता, है ना, उसकी लेयर के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स होंगे, ठीक है, वो फ्लो नहीं कर सकता, उसकी फ्लो करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप देख सकते हो। एक आपसे बात पूछूं, बता सकते हो, चलो देखते हैं किसको याद है किसको नहीं है। ये मैं 16 ग्रुप के हाइड्राइड्स की बात कर रहा हूँ, है ना, ऑक्सीजन फैमिली की। वाटर H2O, H2S, H2SE, H2T, जो भी है। पता बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट किसका याद आता है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट? वाटर का ज्यादा होता है, ठीक है। देखो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट, हम वांडरवाल फोर्सेस से देखते हैं ना, आपको पढ़ाया था मैंने, है ना। जिसका मोलर मास ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। बट यदि किसी लिक्विड में मतलब किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो बाकियों से क्या आता है, ज्यादा आता है, बिल्कुल, है ना। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, सबको पता है। आप बताओ, वाटर है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, और H2S होती है वो गैस होती है, क्या रीजन है, बस वही रीजन है ना। वाटर क्या है, लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। H2S गैस है, बिकॉज वाटर में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा अच्छे होते हैं, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दैट्स वाई वाटर क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। H2 गैस होती है, H2S गैस होती है, वो क्या होती है, एज ए गैस फॉर्म में होती है। H2S क्या होता है, गैस फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, जो आपके बॉन्डिंग चैप्टर से मतलब रखती है। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो स्ट्रॉन्ग ही होती है, मतलब H2S बाकी में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ही नहीं, ठीक है। बाकी में वांडरवाल फोर्सेज होंगे, वांडरवाल फोर्सेज से हाइड्रोजन बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग ही होता है, ठीक है, दैट इज वाई। ठीक है, आइस वाला मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है, ऑलरेडी मैंने केमिकल बॉन्डिंग में आपको बता दिया था कि आइस की डेंसिटी होती है वो वाटर से क्यों कम होती है, ठीक है, आइस फ्लोट क्यों करती है, ठीक है, बिल्कुल, है ना। इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में बनाया गया है, आप उसको एक बार समझ सकते हो, ठीक है, देख सकते हो, कुछ नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है, वाटर की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी होती है। देखो, वाटर है वो एम्फोटेरिक होता है, क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है, मतलब बाकी हमने एम्फोटेरिक ऑक्साइड पढ़े है ना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड से बेरिलियम का ऑक्साइड है ना, बिल्कुल। वैसे वाटर भी क्या है, वाटर है तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, सीधी सीधी बात है, या हाइड्राइड बोल दो, मतलब वाटर को यदि आप हाइड्राइड की बात करें तो ये ऑक्सीजन का हाइड्राइड है, और ये ऑक्साइड की बात करो तो ये हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, मतलब कहने का मतलब एक ही है ना। और आपका H2 है उसमें एम्फोटेरिक नेचर होती है, क्या होती है, एम्फोटेरिक नेचर होती है। एम्फोटेरिक नेचर क्या होती है, जो
एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर सकता हूँ, जिसमें ड्यूल नेचर होती हो, है ना, इसमें ड्यूल बिहेवियर होते हो, ठीक है। वाटर क्या करता है, जैसे ही वाटर के पास कोई बेसिक चीज आई तो फिर वो एसिड की तरह काम करने लगता है ना, और कोई एसिड आया तो फिर वो बेस की तरह काम करने लगता है। तो वाटर में क्या होता है, ड्यूल बिहेवियर होता है, एम्फोटेरिक नेचर होती है। तो उसको हम देखते हैं, इसको हम समझते हैं, ठीक है। देखो, उसको समझने के लिए आपको मैं कुछ एसिड बेस के बारे में बताता हूँ, ठीक है। एसिड बेस क्या होते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया उनके बारे में देता हूँ। बताओ, एसिड बेस को समझाने के लिए कितने कॉन्सेप्ट आ चुके हैं अब तक? कौन कौन से कॉन्सेप्ट है जो एसिड बेस के बारे में बताते हैं? आपने कई 10th में पढ़े होंगे, कईयों को मैंने अभी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया होगा। कौन कौन से एसिड और बेस की बात करते हैं? कितने कॉन्सेप्ट होते हैं? कौन कौन से एसिड बेस की बात करते हैं? मतलब एसिड कितने टाइप के हो सकते हैं, मतलब अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन मतलब दी थी एसिड बेस को एक्सप्लेन करने के लिए। न्यूट्रलाइजेशन नहीं, देखो एसिड बेस एक होते हैं आरेनियस एसिड या आरेनियस बेस। क्या होते हैं आरेनियस एसिड और आरेनियस बेस? आपने पढ़ा था ना 10th में, है ना, पहला कंसेप्ट। आरेनियस एसिड और आरेनियस बेस क्या होते हैं? आरएनएस के अकॉर्डिंग एसिड क्या होते हैं और आरएनएस के अकॉर्डिंग बेस क्या होते हैं, ये सब आपने 10th में पढ़ा था। क्या होते हैं आरएनएस के अकॉर्डिंग? एसिड वो केमिकल स्पीसीज होती है जो वाटर में क्या देती है, H+ देती है। क्या देती है? H+ देती है, ठीक है। तो आरएनएस के अकॉर्डिंग एसिड क्या होते हैं? आरएनएस के अकॉर्डिंग एसिड क्या होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में, है ना, इसमें एक्वस सॉल्यूशन में वाटर में क्या देते हैं, डोनेट करते हैं क्या, H+। क्या देते हैं? H+ देते हैं। और बेस क्या होते हैं? बेस क्या देते हैं? OH- देते हैं, है ना, OH- लॉस करते हैं। ये आपने 10th में पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद बाकी और भी साइंटिस्ट आए, उसने बोल दिया, मतलब आरएनएस का जो कंसेप्ट था वो लिमिटेड था, वो सबके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद आगे और साइंटिस्ट आता है, बताओ उसका क्या नाम है? आपने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में, कितनी बार तो हम उसके बारे में बोलते रहते हैं। कौन सा है, कौन सा कंसेप्ट है नेक्स्ट, बताओ। हाँ, कौन सा? लुईस एसिड एंड लुईस बेस, शाबाश, ठीक है। दूसरे जो कंसेप्ट आया था वो आया था लुईस एसिड और लुईस बेस का कंसेप्ट, है ना, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ एसिड बेस भी बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से बताता है, ठीक है। लुईस एसिड कौन से होते हैं, है ना, आपको सबको पता है। लुईस एसिड कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। क्या होते हैं, है ना, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डिफिशिएंट होते हैं, है ना। ज्यादा सही ये रहेगा कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डिफिशिएंट होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है ना। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। और लुईस बेस क्या होते हैं? लुईस बेस है वो इलेक्ट्रॉन रीच होते हैं, ठीक, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रीच, ठीक है। तो इसके बारे में आपको मैंने ना बता ही दिया है, ठीक है, कि लुईस एसिड लुईस बेस के बारे में डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। एक और कैटेगरी होती है ब्रोंस्टेड कंसेप्ट। क्या होता है? ब्रोंस्टेड या लोरी भी बोल सकते हो आप, ठीक है, ब्रोंस दोनों ने मिलकर काम किया था। तो ब्रोंस्टेड कंसेप्ट की बात करें तो ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग एसिड क्या होते हैं? एसिड क्या होते हैं जो H+ देते हैं, है ना, सेम आरएनएस वाला ही है, जो H+ को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। क्या करते हैं? डोनेट करते हैं, ठीक है। और बेस क्या होते हैं? बेस क्या होते हैं जो H+ एक्सेप्ट करते हैं। क्या करते हैं? H+ एक्सेप्ट करते हैं। देखो यहाँ OH- की बात नहीं करेंगे, ब्रोंस्टेड में एसिड तो आरएनएस जैसा ही है जो H+ डोनेट करता है, ठीक है, बिल्कुल। और बेस क्या होता है? जो H+ लेता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, एसिड ब्रोंस्टेड एसिड क्या होते हैं जो H+ डोनेट करते हैं, और ब्रोंस्टेड बेस क्या होते हैं जो H+ एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। इसको मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, देखो, और एक रिएक्शन लिख के। जैसे मान लो मैंने लिखा है HCl, लिखा है, क्या लिखा है, HCl एक्वस, HCl का एक्वस सॉल्यूशन प्लस वाटर। बताओ कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है? कौन सा एसिड है, कौन सा बेस की तरह काम करेगा? यहाँ पे एसिड की तरह कौन काम करेगा? HCl, है ना। HCl यहाँ किसकी तरह काम करेगा? HCl की तरह। बताओ वाटर यहाँ किसकी तरह काम करेगा इस रिएक्शन में? वाटर में कौन सी नेचर होती है? एम्फोटेरिक नेचर होती है, ठीक है, ठीक है। तो वाटर किसकी तरह काम करेगा? यहाँ पे बेस की तरह काम करेगा, करेगा ना, ध्यान दो। एसिड क्या देता है? H+। एसिड क्या देगा? H+, ठीक है। तो यहाँ से HCl से H+ निकाल दो, क्या बच गया? Cl- बच गया। क्या बच गया? Cl- बच गया, बच गया प्लस। ये H+ कौन ले लेगा? वाटर ले लेगा ना। बेस क्या लेते हैं? H+ लेते हैं ना। तो बेस वाटर क्या ले लेगा? H+। क्या बना लेगा? वाटर प्लस H+ क्या बन जाएगा? हाइड्रोनियम।
आयन, क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन। इस इक्वेशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। HCl प्लस H2O क्या लिख सकते हैं हम, है ना, Cl नेगेटिव एक्वस प्लस हाइड्रोनियम आयन। देखो एक्चुअली में ना ये H प्लस ही है ना, ये H प्लस ही है, इसको मैं H प्लस भी बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वाटर तो पूरा प्रेजेंट ही है ना, H प्लस अकेला थोड़ी रहता है। मैंने आपको पढ़ाया था शुरू में कि H प्लस की पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है ना, वो वाटर के साथ जुड़ा हुआ ही होता है, ठीक है। तो H प्लस एक्वस लिखे या हाइड्रोनियम आयन लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज है, ठीक है, एक ही चीज है ना, उसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब ध्यान देना, एक चीज आपको यहाँ पे और बता देता हूँ मैं, ठीक है। देखो एसिड से जो चीज बनती है, एसिड से यहाँ पे क्या बना, Cl माइनस, ठीक है, उसको बोलते हैं हम कॉन्जुगेट बेस, क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। और बेस से जो चीज बनती है उसका नाम क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड, जस्ट रिवर्स, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। तो ध्यान देना, जब भी ब्रोंस्टेड वाली रिएक्शन आ जाए, मतलब ब्रोंस्टेड वाला कंसेप्ट आप यूज करो, ठीक है, तो एसिड से जो स्पीसीज बनती है उसको हम कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं, और बेस से जो स्पीसीज बनती है उसको हम कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। कॉन्जुगेट एसिड बेस क्या होते हैं, ठीक है, मतलब आप एसिड का H प्लस हटाओ, जो भी रिमेनिंग बचे उसको हम कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे, ठीक है। और बेस का H प्लस हटा दो, जो भी बेस 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 की आप H प्लस जोड़ दो उसमें, ठीक है, तो जो भी बनेगा उसको हम कॉन्जुगेट एसिड बोल जाएंगे, ठीक है। इस तरह से देख सकते हैं, है ना। देखो यहाँ पे वाटर ने किसकी तरह काम किया, बेस की तरह काम किया। नेक्स्ट और देखो, NH3 प्लस H2, बताओ यहाँ पे वाटर किसकी तरह काम करेगा इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में वाटर किसकी तरह काम करेगा, वाटर एम्फोटेरिक होता है, बताओ यहाँ पे किसकी तरह काम करेगा, किसकी तरह काम करेगा, शाबाश, एसिड की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, एसिड की तरह काम करेगा। वाई, बिकॉज अमोनिया है उसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं ना, ये लुइस बेस होता है ना, तो ये लुइस एज ए बेस मान लो, या आप सीधी सीधी बेस ही बोल देते हैं, ठीक है, ये बेस की तरह काम करेगा, क्या करेगा, बेस की तरह काम करेगा ना, इसके पास लोन पेयर है, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, वाटर इसको क्या देगा, H प्लस दे देगा, इसको क्या दे देगा, H प्लस, वो H प्लस क्या कर लेगा, इस NH3 के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, क्या बना लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, NH3 में आप H प्लस जोड़ दो, क्या बन जाएगा, NH4 प्लस, क्या बन जाएगा, अमोनियम आयन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अमोनियम आयन, ठीक है। और वाटर से आप H प्लस हटा दो तो क्या बन जाएगा, OH माइनस आयन बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन बन जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे जो NH3 है वो बेस की तरह काम करेगी, आपको पता है कि NH3 के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, ठीक है, तो वो बेस की तरह काम करेगी, एज ए लुइस बेस मान लो, ठीक है। यहाँ पे जो वाटर है वो किसकी तरह काम करेगा, एसिड की तरह काम करेगा, तो वाटर NH3 को एक H प्लस दे देगा, जिससे क्या बनेगा, अमोनियम आयन बनेगा, ठीक है। और जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो OH माइनस इस तरह से आ जाएगा। बताओ कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है, ये है और ये है, फर्स्ट वाला है या सेकंड वाला है, इसमें से कॉन्जुगेट एसिड कौन सा होगा, बताओ, फर्स्ट या सेकंड वाला, इन दोनों में से कॉन्जुगेट एसिड कौन सा होगा, बेस से, बेस ने जब H प्लस ले ली तो उससे क्या बनता है, बेस से क्या बनेगा, बेस से क्या बनता है, कॉन्जुगेट, बेस से क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड, है ना। तो ये होगा आपका कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड बोल देंगे, ठीक है। और एसिड से जो स्पीसीज बनती है, एसिड ने अपना H प्लस दे दिया, ठीक है, तो ये होगा कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो मतलब इजी है, डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। बेस से जो चीज बनेगी, बेस ने यदि एसिड से H प्लस लिया, जो भी बनेगा वो क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड, जस्ट उल्टा है, बेस से क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड, और एसिड से क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, ठीक है, इजी है, ठीक है। और फिलहाल इस चीज को हम दोबारा भी पढ़ेंगे, इस कॉन्जुगेट एसिड बेस को ना, जब भी आप आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ोगे तो वहां पे भी ये चीज आपके सामने आएगी, ठीक है। और भी देखो रिएक्शन लिख देता हूँ मैं आपको, चलो एक NCERT वाली लिख लेते हैं, H2O प्लस H2S, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एसिड और बेस की तरह कौन काम करेगा, इसका पता कैसे चलेगा, बताओ, कौन H प्लस जल्दी दे सकता है, वाटर देगा या H2S देगा H प्लस जल्दी, कैसे पता करोगे, विच वन गिव H प्लस इजीली, पहले तो ये सोच लो कि कौन सा H प्लस इजीली दे सकता है, H2S दे सकता है, मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी निकालो, देखो ऑक्सीजन और वाटर के बीच में जो भी बॉन्ड बनेगा
एक सल्फर और हाइड्रोजन के बीच में जो भी बॉन्ड बनेगा, ठीक है, यहाँ पे ओवरलैपिंग 2p1s होगी, यहाँ पे ओवरलैपिंग 3p1s होगी, ठीक है, तो इसमें n की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, तो ये बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा, सल्फर हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा, ध्यान दो, ठीक है, कि केमिकल बॉन्डिंग के बेसिस पे आप पता कर सकते हो, ठीक है, इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, ठीक है, तो ये H+ इजीली दे सकता है, तो यहाँ पे किसकी तरह काम करेगा, एसिड की तरह काम करेगा, और वाटर यहाँ पे बेस की तरह काम करेगा, ठीक है, वाटर यहाँ पे बेस की तरह काम करेगा, तो बस अब प्रोडक्ट लिख लो आप, है ना, ये इसको H+ देगा, तो वाटर क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, और इससे H+ निकल जाएगा, तो ये HS नेगेटिव बना लेगा, ठीक है ना, बेस से जो चीज बनेगी वो क्या होगी, कॉन्जुगेट एसिड, है ना, और एसिड से जो चीज बनी वो क्या होगी, कॉन्जुगेट बेस होगी, ठीक है, इस तरह से हम देख सकते हैं। तो ये वाटर की कुछ एसिड बेस वाली रिएक्शन मैंने आपको बता दी है, ठीक है, जो एम्फोटेरिक नेचर को बताती है। एक और बात करते हैं हम, वाटर में एक स्पेशल खास प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, वाटर अपना सेल्फ आयनाइजेशन कर सकता है, क्या कर सकता है, सेल्फ आयनाइजेशन, अपने आप ही आयनाइज हो जाता है, ठीक है, वाटर सेल्फ आयनाइजेशन, इसको हम और टेक्निकली बोल सकते हैं ऑटो प्रोटोलिसिस, ऑटो प्रोटोलिसिस, ऑटो का मतलब सेल्फ, प्रोटोलिसिस का मतलब प्रोटॉन का लॉस करना, गेन करना, ठीक है, तो वाटर में क्या होती है, सेल्फ आयनाइजेशन की प्रॉपर्टी होती है, कैसे देखो, मान लो आपके पास दो वाटर के मॉलिक्यूल है, एक ये वाटर की मॉलिक्यूल है, एक ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ध्यान दो, एक वाटर मॉलिक्यूल एसिड की तरह काम करेगा, तो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा, है ना, तो एम्फोटेरिक नेचर होती है, मान लो ये एसिड की तरह काम कर रहा है, ये तो इधर वाला किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये बेस क्या कर लेगा, इससे H+ ले लेगा, तो ये क्या बना लेगा, OH-, और ये क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, है ना, एसिड से जो चीज बनेगी वो क्या बनेगी, कॉन्जुगेट बेस, और बेस से जो चीज बनेगी वो क्या बनेगी, कॉन्जुगेट एसिड बनेगी, ठीक है, तो वाटर में क्या होती है, सेल्फ आयनाइजेशन की प्रॉपर्टी होती है, वाटर अपना आयनाइजेशन खुद ही कर सकता है, ठीक है, दो वाटर मॉलिक्यूल है, एक एसिड की तरह काम करेगा, दूसरा बेस की तरह काम करेगा, और प्रोटॉन का लॉस और गेन कर सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं। तो हमने ये एम्फोटेरिक नेचर वाली बात कर ली है यहाँ पे, ठीक है, दूसरी वाटर की जो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जो बताती है वो कुछ रिएक्शन देख लेते हैं, है ना, देखो वाटर में क्या होती है, सेल्फ आयनाइजेशन की प्रॉपर्टी होती है, मतलब दो वाटर मॉलिक्यूल आपके पास, एक एसिड की तरह काम करेगा तो दूसरा बेस की तरह काम करेगा, ठीक है, देखो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है, तो जो बेस की तरह काम करेगा वो H+ का डोनेशन कर देगा, नहीं, जो बेस की तरह काम करेगा वो H+ का एक्सेप्ट कर लेगा, और जो एसिड की तरह काम करेगा वो H+ डोनेट कर देगा, ठीक है, इस तरह से क्या बन जाएगा, मतलब बेस क्या कर लेगा, H+ ले लेगा, तो वो क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, ठीक है, और जो एसिड की तरह जो वाटर काम कर रहा है वो H+ का लॉस कर देगा, तो वो OH- बना लेगा, ठीक है, एसिड से जो चीज बनती है वो कॉन्जुगेट बेस होती है, और बेस से जो चीज बनती है वो कॉन्जुगेट एसिड होती है, ठीक है, उसके बाद हम रेडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं, वाटर की वो रिएक्शन जो रेडॉक्स होती है, रेडॉक्स का मतलब क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब समझते हो, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, एक साथ होता है, ठीक है, ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है वो रेडॉक्स रिएक्शन होती है, जहाँ पे रिडक्शन होता है वहां पे ऑक्सीडेशन भी होता है ना, और जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है वहां पे रिडक्शन भी होता है, ठीक है, तो देखो देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को आप एक तो 10th क्लास में पढ़ते हो, है ना, 10th क्लास में आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में पढ़ते हो, किसके रेस्पेक्ट में पढ़ते हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में पढ़ते हो, ठीक है, आप पढ़ते हो कि हाइड्रोजन का गेन होना या ऐड होना रिडक्शन होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, वो बात ही खत्म है, ठीक है, वो आपका 10th तक का नॉलेज है, आप उसको अपने पास रखो, यहाँ पे उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है, वो आपके कोई काम नहीं है, बताओ आप, हम +1 में या +2 में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, आपको मैंने पहले ही थोड़ा बहुत हिंट दे दिया है कईयों में, है ना, मतलब इसी चैप्टर में कई जगह बताया था मैंने, बताओ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, हम कौन सी चीज के बेसिस पे बात करेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ, सबसे आसान तरीका होता है वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे, शाबाश, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का गेन होना, इलेक्ट्रॉन्स का गेन होना क्या होता है, रिडक्शन होता है, और इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होना क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है, ध्यान दो,
इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का गेन होना क्या होता है, रिडक्शन होता है, और इलेक्ट्रॉन का लॉस होना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब मुझे बताओ, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो बताओ पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है या कम होता है? बढ़ेगा, है ना? तो ध्यान दो, जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो ध्यान देना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो अलग से चैप्टर आएगा रेडॉक्स रिएक्शन, है ना, बट मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ आपको, थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे रहा हूँ। ध्यान दो, किसी भी एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, यदि उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट होता है, वो इंक्रीज होती है, तो वहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। और किसी भी एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यदि डिक्रीज होती है, यदि नीचे आ रही है, ठीक है, प्लस में चार्ज है या जो भी माइनस में चार्ज है वो जितना कम हो रहा है, ठीक है, उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। एग्जाम्पल, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक एलिमेंट एक्स है, वो 0 से +1 में गया, बताओ उसका ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन? बताओ, एक एलिमेंट एक्स है, वो 0 से +1 में चला गया, उसका ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन? हाँ, क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ, शाबाश, ठीक है। 0 से +1 में गया ना, 0 से +1 में गया तो इलेक्ट्रॉन का क्या लॉस ही किया होगा ना भाई। यदि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट की यदि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। 0 से +1 में जाना मतलब ऑक्सीडेशन। बताओ, एक एलिमेंट है वो +1 से -2 में गया है, बताओ ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ? क्या कहते हैं? +1 से -2 में गया है, ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ? हाँ, क्या हुआ? रिडक्शन हुआ, शाबाश, ठीक है, बिल्कुल सही है ना। और पूछता हूँ, एक एलिमेंट है जो -5 से -3 में आ गया, -5 से -3 में आ गया, बताओ ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ? -5 से -3 में गया, ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ? -5 से -3 में गया तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन, शाबाश, ठीक है। -5 से -3 मतलब इंक्रीज तो हुई है ओवरऑल, ठीक है, तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप ध्यान में रखो। कुछ ना, जब भी 12 11 12 40 होते ना, कुछ ऐसे भागने की तैयारी में होते हैं, पता नहीं कितनी क्या जल्दबाजी है उनको, ठीक है। बस यहाँ पे आप देख लो, फिर क्लास में कहाँ जाओगे, क्लास में तो आपको वहीं पे बैठे रहना पड़ेगा, बातें भी नहीं कर सकते आप, ठीक है। फिर पूछता हूँ, मुझे सबको पता है, मतलब मुझे समझ आता है कौन जो रोजाना है ना, उनका हर दिन का काम है। अब देखो, कुछ रेडॉक्स रिएक्शन की बात करें, देखो फर्स्ट रिएक्शन की बात करें, 5 बच्चे मुझे पता है, हाँ। देखो एक रिएक्शन दी हुई है, सोडियम प्लस H2O, क्या गिवन है, सोडियम प्लस H2O, क्या बन रहा है, NaOH प्लस H2, है ना। मतलब जब भी एल्कली मेटल है उसको आप वाटर में डालोगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब देख लो ये रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है, चेक करते देखो किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ। तो ध्यान दो, सबसे पहले क्या करो आप, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, मतलब हर एलिमेंट पे चार्ज निकाल लो। ध्यान दो, इधर मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना, जब भी कोई एलिमेंट बिल्कुल फ्री स्टेट में अकेला बैठा है, ठीक है, जब भी कोई एलिमेंट है वो फ्री स्टेट में, उस पर चार्ज हमेशा 0 आता है, उसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है, 0 होती है। बताओ लेफ्ट साइड में जो सोडियम है इस पे कितना चार्ज आएगा, इसकी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, बताओ। सोडियम बिल्कुल अकेला, कितना चार्ज आएगा इस पे, 0 आएगा, कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। बिल्कुल सोडियम अकेला है तो उस पे 0 चार्ज होता है, ठीक है। तो सोडियम पे कितना चार्ज है, यहाँ पे 0 है, ध्यान देना, ये रिएक्शन देख लो। वाटर में बताओ, वाटर में एक हाइड्रोजन पे कितना चार्ज आएगा और एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा, बता सकते हो, है ना। रिलेटिव चार्ज बता रहा हूँ यहाँ पे, आयनिक बॉन्ड नहीं बना रहा मैं, है ना, मतलब फुल चार्ज नहीं आएगा, जो भी है हम पार्शियल चार्ज को फुल मानेंगे। एक हाइड्रोजन पे और एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा, एक ओनली एक हाइड्रोजन पे, दो पे मत देखो, एक पे देखो, एक ऑक्सीजन पे कितना आएगा, -2, शाबाश, ठीक है, एक ही ऑक्सीजन है, -2 आएगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन पे कितना, अरे -1 कैसे आ सकता है भाई, वाटर में हाइड्रोजन पे +1 होगा और ऑक्सीजन पे -2 होगा, ठीक है। हाइड्रोजन पे +1 होगा ना एक पे, ऑक्सीजन पे -2 होगा, ठीक है। अब NaOH में देखना, सोडियम पे कितना चार्ज आ जाएगा NaOH में, बताओ,
NaOH में सोडियम पे कितना होगा? NaOH में सोडियम पे कितना होगा? +1 होगा ना। बताओ सोडियम का क्या हुआ? सोडियम 0 से +1 में गया, सोडियम का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ? 0 से +1 में गया, गया कि नहीं गया? है ना। सोडियम लेफ्ट में 0 में था, फिर NaOH में सोडियम कितनी हो गया? +1, तो ऑक्सीडेशन हो गया ना सोडियम का, तो वो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है। और हाइड्रोजन ध्यान से देखो आप, हाइड्रोजन है ना वाटर में +1 में थी, और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है? ऐसे अकेले ही बैठी है, देखो 0 में आ गई है हाइड्रोजन इस साइड में। ठीक है, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया यहाँ पे? रिडक्शन हो गया ना, सीधी सीधी बात है। वाटर का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, मतलब वाटर का हो गया रिडक्शन। ठीक है, उसमें वाटर में जो भी हाइड्रोजन थी, ठीक है, तो यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन, तो आप इसको कल समझ के आना, अच्छे से करके आना। ठीक है, जो भी ये फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन एक बार पढ़ लेना आप। ठीक है, कल मिलते हैं हम। ठीक है, ओके, थैंक यू, सी यू।